हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अपने वीडियो लेक्चर के द्वारा आप लोगों को त्रिपक्षीय संघर्ष को समझाने का प्रयास करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस प्रकार प्रारंभ होता है, किस प्रकार ये आगे बढ़ता है और इसमें कौन कौन से शासक भाग लेते हैं और इसका इतिहास में क्या महत्व है। तो बच्चों की हम तो आप लोग के मन में ये बात जरूर से आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष पे जैसे कि एक सामान्य सा अगर प्रश्न होगा तो यह होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। अगर जब हम बाद में कुछ उच्च शिक्षा या और आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ अन्य परीक्षाओं में हम भाग लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ये पूछ दिया जाता है कि कन्नौज ने किस तरीके से उत्तर भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में संघर्षरत थे, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखो कि त्रिपक्षीय संघर्ष, तो यहाँ पे हम सभी से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग मेरे द्वारा जो इसको 3 अंकों में इस पे मैंने जो एक नोट्स तैयार किया था वह अपने कॉलेज के वेबसाइट पे है और वहाँ से जाकर के भी आप नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वहाँ से देख करके हो सकता है कि आप उसे याद करने का प्रयास करें या उसको लिखने के लिए ही प्रयास करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष को आपके दिमाग में इस प्रकार से बैठा दूं कि कहीं भी आप जाएं तो वो आपसे भुलाए नहीं, उसको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष, स्वाभाविक सी बात है, मतलब तीन तीन पक्षीय संघर्ष होगा। और यह संघर्ष किसके किसके बीच में होगा? तो यह संघर्ष होगा गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे, फिर दक्षिण के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, ये 3 शक्तियां आपस में भाग लेंगी। और किस चीज के लिए भाग लेंगे? तो सभी भाग लेंगे कन्नौज पे अधिकार करने को लेकर के। तो यह जो हमें अब ध्यान, बस 3 ही चीजें अभी हमें याद रखनी है कि वो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो 3 वंश था, 3 शक्तियां थी, 3 शक्तियां का आप नाम याद रखें, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। और साथ में एक एक और जगह का नाम, एक और राज्य का नाम याद रख लें, कन्नौज। बस अब यहाँ से त्रिपक्षीय संघर्ष को देखिए कि मैं कैसे आगे से बढ़ाता हूँ। और बिल्कुल सामान्यतया इसे आप जैसे जैसे मैं चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा आपसे, कुछ भी आपको रटाने का प्रयास नहीं करूंगा। तो देखो, यह अब सबसे पहले इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते इसके कालक्रम और उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी उस पे हम लोग जरूर से ध्यान देते हैं। तो बच्चों देखो कि उस समय क्या था कि भारत पर अरब का आक्रमण होता है। तो भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद और भारतीय प्रायद्वीप में इन 3 शक्तियों का उदय होता है। और मैं पहले भी अपने कई क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को कि शक्तियां का उदय कब होता है, कब कोई नई शक्तियां आती है, जबकि भारत में कोई मजबूत केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हो, या कहीं भी भारत ही नहीं, यूरोप देखे या कहीं भी देखे, कहीं भी अगर मजबूत केंद्रीकृत सत्ता का अभाव होता है तो ठीक उसी समय में एक छोटे छोटे और सत्ता का प्रादुर्भाव होने लगता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हर्ष के मृत्यु के उपरांत, आप लोग अवगत है ना हम किस पीरियड में बात कर रहे हैं, तो हर्ष के मृत्यु के उपरांत भारत में एक मजबूत केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हो गया। और उस अभाव का फायदा उठा करके ये 3 शक्तियां जो कि जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये आपस में संघर्षरत हो गए और आपस में इसी संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शक्तियां, ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल 10 साल बस इतने ही दिनों तक ये रही। ये बहुत लंबे समय तक अपने अपने क्षेत्रों में इनका शासन चलता है, बहुत लंबे समय तक अपने अपने क्षेत्रों में ये शासन करते हैं। और साथ में आपस में ये संघर्षरत भी हैं। और किस चीज को लेकर संघर्षरत है? तो कन्नौज को लेकर के। तो एक एक बहुत ही एक सामान्य सा प्रश्न, एक आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में सामान्य सा प्रश्न आएगा कि कन्नौज को लेकर के ही क्यों? क्यों कन्नौज में ऐसा ऐसा क्या था कन्नौज में? तो कन्नौज कुछ नहीं, ये गंगा गंगा घाटी का प्रदेश था। यह महा उपजाऊ क्षेत्र था। और स्वाभाविक सी बात है कि देखो, कोई भी कहीं भी अधिकार करना चाहे, कहीं पे कोई भी सत्ता लेना चाहे, तो वो निश्चित से वैसे भूभाग पे सत्ता स्थापित करना चाहता है जो कि उपजाऊ हो या आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसलिए कन्नौज। फिर देखो कि इसके और भी कई कारण थे। कारण ये एक था कि बंगाल के बंगाल के जो पाल वंश था, वो उसके दिमाग में एक बात थी कि अगर पश्चिम से कोई भी बंगाल के तरफ आता है या गौड़ प्रदेश के तरफ आता है तो निश्चित ही उसे कन्नौज को पार करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कन्नौज पे ही अधिकार कर लें। और साथ ही कन्नौज एक बहुत छोटा प्रदेश था और मजबूत केंद्रीकृत सत्ता वहां पे नहीं थी, या मजबूत सत्ता का कन्नौज में अभाव था। इसलिए कन्नौज। तो इसी कन्नौज को लेकर के अब आप लोगों के दिमाग में यह बात अब तो मुझे लगता है कि काफी क्लियर होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था और त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे होता है और त्रिपक्षीय संघर्ष में क्यों होता है और कौन कौन भाग लेते हैं। तो निश्चित से अब मैं आपको अपने एक पेज के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि आपको उसमें याद क्या रखना है। कुछ शासकों के नाम जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले शासक जो थे उनके नाम मैं अभी आपको बताता हूं कि अभी त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में शासक आएंगे तुरी। त्रिपक्षीय संघर्ष के शासक गैलरी तो देखो यहाँ पे एक आप लोग देखेंगे कि अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राजा। तो अब यहाँ पे बिल्कुल तुम लोग इसको याद रखो कि ये देखो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो कौन कौन शामिल थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाले हो जाएंगे वत्सराज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश से हैं। वत्सराज, वत्सराज के समय में राष्ट्रकूट से आएगा ध्रुव और यहाँ पाल से धर्मपाल। इनके बीच में एक पहले चरण में ये आपस में भिड़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नहीं, वत्सराज नहीं, पहले चरण में नागभट्ट, क्योंकि वत्सराज उसका वास्तविक और वत्सराज, फिर नागभट्ट सेकेंड, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, फिर ध्रुव आ जाता है राष्ट्रकूट में, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष प्रथम। तो ये है, ये इसको आप लोग, और इनके जो ये कालखंड है, ये कालखंड जो इनका ये काल है, इसको भी आप लोग जरूर से याद रखोगे। ये जरूर, ये आप कॉलेज के वेबसाइट पे देखेंगे तो उसमें मैंने इसको दिया हुआ है। तो इसको आप पूरे इतने कालखंड को अपने मन में बैठा लेंगे कि इसे आपको याद रखना है, कि इसे आपको कभी नहीं भूलना है। तो अब आप लोगों को क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमें याद क्या रखना है? तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल जो ये राजा थे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ये शामिल राजा थे। फिर इनके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में ये शामिल राजा हो गए। अब त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण, त्रिपक्षीय संघर्ष का जब हम देखते हैं कि इसका पहला चरण क्या होता है,
तो इसके पहले चरण में जो शासक भाग लेते हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल, इनका सामना हुआ। तो राष्ट्रकूट इसकी इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड के राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड के राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड के जो कुछ अभिलेख हैं, कुछ अभिलेख जैसे कि वाणी वाणी या उसमें मैंने लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वाणी, दिंदोड़ी और राघनपुर अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि वत्सराज ने बंगाल का विजय किया, और वत्सराज ने बंगाल का विजय ही सिर्फ नहीं किया, और यहाँ तक कि उसने धर्मपाल से जो एक छत्र होता है, उस जो राज छत्र था, उसे भी वो उससे छीन लिया, धर्मपाल से छीन लिया। लेकिन जैसे ही वह विजय करके वापस लौट रहा था, तो उसका सामना किससे हो जाता है? तो उसका सामना ध्रुव से हो जाता है। मतलब राष्ट्रकूटों का जो एक विशाल सैलाब था, राष्ट्रकूटों के एक विशाल सैलाब से उसका सामना राष्ट्रकूट जो ध्रुव थे उससे उसका सामना हो जाता है, एक विशाल सैलाब से। अब राष्ट्रकूटों के विशाल सैलाब से उसका सामना हो जाने के कारण क्या होता है कि राष्ट्रकूट फिर उसे पराजित कर देते हैं, वत्सराज को पराजित कर देते हैं, और पराजित करने के कारण वत्सराज को वहां से छोड़ करके भाग जाना पड़ता है, और इसे और फिर वो जो प्रदेश था वह प्रदेश किसके अधीन में हो गया? तो ध्रुव के प्रदेश के अधीन में हो गया। 50 वर्षीय ध्रुव था। तो देखो, संघर्ष का प्रथम चरण में हम कितने बातों को याद रखते हैं? तो संघर्ष के प्रथम चरण में हम 3 बातों को याद रखेंगे कि वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल, इन्हीं का सामना होता है। तो पहले क्या याद रखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज और पालों का धर्मपाल, इन दोनों में सामना होता है। धर्मपाल को वो पराजित करके उससे छत्र ले लेते हैं। फिर जब तक कि वो उससे आगे बढ़ते कि उसी समय में उनको राष्ट्रकूटों की शक्ति, जो कि ध्रुव के रूप में उनको मिलता है, उससे सामना करना पड़ता है। 50 वर्षीय ध्रुव रहते हैं, और जिसने कि अपनी स्थिति काफी दक्षिण में मजबूत कर ली थी, और स्थिति अपनी दक्षिण में मजबूत करने के बाद वह उत्तर भारत की ओर उन्होंने ध्यान देने का प्रयास किया, और उत्तर भारत की ओर ध्यान देने के हेतु उसने उस तरफ आगे बढ़ा। लेकिन फिर एक बात यहाँ पे हमें यह याद रखने योग्य है कि प्रथम चरण की जो समाप्ति होती है वह इस प्रकार होती है कि ध्रुव तो कुछ समय के लिए वहां हो जाते हैं, लेकिन उनका शासन अल्पकालिक रहा। ध्रुव को अपने राज्य में आपसी व्यवस्था को लेकर के उसको उत्तर भारत की स्थिति को वहीं पे छोड़ करके उन्हें लौट जाना पड़ा, और इस तरीके से प्रथम चरण का अंत हो जाता है। अब क्या होता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में कौन कौन भाग लेंगे? तो दूसरे चरण में बच्चों मुख्यतया जो भाग लेता है वह नागभट्ट द्वितीय, दूसरे चरण में भाग लेने वाले हो जाते हैं नागभट्ट द्वितीय, और इस तरह इसमें धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल, यही जो है प्रथम चरण के बाद। अब नहीं, अब तक भी जो है द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि यहाँ पे आएगा कौन? तो अभी भी वत्सराज और धर्मपाल। तो होता क्या है कि प्रथम चरण के बाद भी वत्सराज की शक्ति जो है वह कम नहीं हुआ था, मतलब शक्ति कम हुआ था लेकिन नष्ट नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो पराजित हो जाने के बाद पूर्णतया वह उसकी शक्ति नष्ट हो गई या किसी प्रकार से वह खत्म हो गया। इसी प्रकार और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि धर्मपाल भी जो है वो राष्ट्रकूटों के जो उनका आंतरिक मामला था, आंतरिक मामला, राष्ट्रकूटों के आंतरिक मामला, उससे वह फायदा उठाना चाहता था, और फायदा उठाने के कारण अब दूसरे इसका जो त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण होता है बच्चे, इसमें हम यह ध्यान जरूर से देंगे कि त्रिपक्षीय चरण के ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसके दूसरे चरण में सिर्फ जो शासक का नाम आता है
वह बस यही इसी दोनों में का आता है कि एक तरफ से वह वत्सराज हो जाते हैं और फिर ये धर्मपाल हो जाता है। मुख्यतः इस समय में क्या होता है कि कन्नौज में भी वह चक्रायुध और इंद्रायुध दो भाई होते हैं, उनके बीच में कन्नौज की सत्ता को लेकर के संघर्ष होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के समय में प्रथम या द्वितीय कुछ समय के में कन्नौज का शासन किसके अधीन था? तो हम कह सकते हैं कि कन्नौज का शासन चक्रायुध के अधीन था। बाद में वहां पे इंद्रायुध आते हैं। ये आयुध भाई हैं, आयुध वंश का वहां पे शासन होता है। तो यह रहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज में किसका शासन था? तो आयुध भाइयों का शासन था। तो दूध हम हमें यह ऑब्जेक्टिव में निश्चित से ऑब्जेक्टिव में आता है, काफी बड़े परीक्षाओं में भी आता है और हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये आए कि उस समय में कन्नौज में किसका शासन, किस वंश का शासन था? तो हम कहेंगे आयुध वंश का शासन था। तो अब धर्मपाल जो था वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। द्वितीय चरण में वह देखा कि उधर राष्ट्रकूट जो था वह आपस में ही अपने साम्राज्य में ही अब आपस में ही संघर्षरत थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीणता का फायदा उठा करके, उस स्थिति का फायदा उठा करके वह कन्नौज पे का शासन हथिया लेना चाहता था। और इस तरीके से उसने उस दोनों भाइयों की लड़ाई में धर्मपाल ने अब इस समय द्वितीय चरण में अपने हाथ में मोर्चा ले लिया और वह चक्रायुध को सपोर्ट कर देते हैं और उनके ही सहयोग से कन्नौज का शासन चक्रायुध के अधीन हो जाता है। और चक्रायुध के अधीन होने के जैसे ही वो चक्रायुध के अधीन हो जाता है तो निश्चित से ही कन्नौज पे गौड़ प्रदेश का प्रभाव हो जाता है या बंगाल का प्रभाव हो जाता है या यूं कहा जाए कि धर्मपाल का प्रभाव हो जाता है। तो ये बातें वत्सराज को नागवार गुजरी और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो द्वितीय चरण होता है इसमें प्रतिहारों और पालों के बीच में ही संघर्ष का यह द्वितीय चरण था। तो बच्चों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, उतने लंबे को अपलोड करने में भी